हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू वर्मा, संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 10th क्लास के अगले लेक्चर में मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र, इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैंने मानव का पाचन तंत्र कराया था, पाचन ग्रंथियां कराई थी। उसके बाद में अगला जो मनुष्य का जो तंत्र आता है वो मानव का श्वसन तंत्र आता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र अर्थात कहने का मतलब होता है कि श्वसन किसे कहा जाता है। मानव के द्वारा श्वसन क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसके माध्यम से जीवों में या मनुष्य के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी कि जीवों द्वारा O2 व CO2 का विनिमय, O2 व CO2 का विनिमय श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। O2 CO2 का विनिमय अर्थात सीधा सा कहने का मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जीवों के द्वारा ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। मानव के श्वसन तंत्र की जहां तक बात की जाए तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से 3 विभाजन होते हैं: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। मनुष्य श्वसन क्रिया करता क्यों है, उसका मुख्य कारण होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। मनुष्य ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन क्रिया दोहराता है। संपूर्ण श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में हम मानव के श्वसन तंत्र को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, इस श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में हम मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र इनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सबसे पहला और ऊपरी श्वसन तंत्र होता है। डायग्राम के अंतर्गत आप देख सकते हो नासिका ये वाला भाग, इसके ठीक नीचे मुख वाला भाग, ग्रसनी वाला भाग और ग्रसनी के बाद में लैरिंक्स या स्वरयंत्र। ये जो भाग है, ये यहां तक का जो पार्टीशन दिया हुआ है, ये डियर स्टूडेंट्स ऊपरी श्वसन तंत्र यानी ऊपर वाला पार्ट है। इसके ठीक नीचे निचला श्वसन तंत्र आता है और निचले श्वसन तंत्र में आती है श्वास नली। इसके बाद में आती है श्वसनी। ये वाले भाग श्वसनी कहलाते हैं। ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है वक्षस्थल में, और फिर ये लंग्स के अंतर्गत अर्थात डियर स्टूडेंट्स फेफड़े के अंतर्गत ये श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इनमें नासिका यानी कि सामान्य भाषा में नाक, मनुष्य का प्राथमिक श्वसन अंग नासिका कहलाता है। मानव का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा होता है, नासिका। नासिका के अंतर्गत पक्षमार्ग पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इसके द्वारा हम श्वसन ग्रहण करते हैं। श्वसन ग्रहण करने के दौरान जो वायुमंडल में प्रसारित धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो इन रोम के माध्यम से रुक जाते हैं और चिपक जाते हैं, क्योंकि नासिका के अंतर्गत इन धूल कणों को चिपकाने के लिए श्लेष्मा का स्रावण होता है। तरल चिपचिपा क्या होता है, श्लेष्मा। तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो श्लेष्मा कहलाता है। ये नासिका यानी नाक के अंतर्गत बहता रहता है। अब नाक को नम बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात शुष्क नहीं होने देता। नासिका एक श्वसन अंग होता है। बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार, यानी कि एक जोड़ी नासाद्वार, इधर का भाग और इधर का भाग, यानी 2 द्वार हो गए तो 2 को क्या बोल दिया, एक जोड़ी नासाद्वार। मानव के एक जोड़ी नासाद्वार जो होते हैं, यहां से इनकी श्वसन क्रिया शुरू होती है और एक बड़ी गुहा के रूप में पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में ये विभक्त होती है नासिका, यानी कि नाक से एक पतली झिल्ली के माध्यम से इसका विभाजन होता है। नासिका प्राथमिक श्वसन अंग होता है। इसका
जो भाग होता है नासिका वाला भाग, ये नासा ग्रसनी में खुलता है। यानी कि ये जो भाग है ग्रसनी वाला, ये ग्रसनी का भाग कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से ये नासिका कहाँ खुली, नासा ग्रसनी में। तो नासिका वाला भाग कहाँ खुलेगा, नासा ग्रसनी के अंतर्गत, नासा ग्रसनी के अंतर्गत खुलता है। नासिका वाला भाग नासा ग्रसनी के अंतर्गत खुलता है। इसमें महीन बाल पाए जाते हैं और झाड़ूनुमा पक्षमाव या श्लेष इसके अंतर्गत धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनको शरीर के अंतर्गत जाने से रोकने का कार्य करते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है श्वसन तंत्र का, वो आता है मुख। और मुख को विज्ञान की भाषा में श्वसन अंग में द्वितीयक श्वसन अंग कहा जाता है। द्वितीयक श्वसन अंग, क्योंकि प्राथमिक श्वसन अंग नासिका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम प्राथमिक रूप से या प्रॉपर रूप से नासिका के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि श्वसन की क्रिया मुख के द्वारा भी कर ली जाती है। लेकिन मुख द्वारा जो किया गया श्वसन होता है, ये श्वसन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वातावरण से डायरेक्टली, वातावरण में जो प्रभावित धूल मिट्टी के कारण छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, खुले मुख के द्वारा यदि हम श्वसन करेंगे तो वो हमारे सीधे शरीर के अंतर्गत चले जाएंगे और शरीर के अंतर्गत जाने के बाद ये हमारे शरीर को पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नासिका, इसके बाद में मुख श्वसन अंग दूसरा श्वसन अंग का तौर पर कार्य करता है। और ये इसके बाद में तीसरा आता है पार्ट ग्रसनी। और ग्रसनी वाला जो भाग होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है। ग्रसनी वाला भाग कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है इसका नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। दूसरा होता है इसका कंठ ग्रसनी और तीसरा होता है इसका अधोग्रसनी। ये 3 भागों में इनका विभाजन होता है। नासा ग्रसनी, ग्रसनी एक पेशीय चिमनीनुमा अंग होता है। ये कैसा अंग है, चिमनीनुमा। चिमनी का आकार आप लोगों ने देखा होगा डियर स्टूडेंट, कैसी होती है, चिमनी का भाग इस तरीके से होता है और इस पर आगे की ओर धुआं निकलता है। ठीक इसी तरीके से इसकी भी कंडीशन क्या है, चिमनीनुमा भाग होता है। और ये चिमनीनुमा भाग जो होता है ये नासाग्रसनी, कंठग्रसनी और अधोग्रसनी 3 भागों में खुलता है। नासाग्रसनी वाला भाग कहाँ खुलेगा, नासिका से। नासाग्रसनी यानी ये भाग कहाँ जा रहा है, ग्रसनी को। दूसरा कंठग्रसनी वाला भाग ये गले पे पहुंचता है, ये गले वाला भाग। ये भाग जो होगा यहाँ से नासिका से कंठग्रसनी। और इसके बाद में जो तीसरा जो भाग आता है वो मुखग्रसनी से होते हुए अधोग्रसनी या कंठग्रसनी, अधोग्रसनी या ये जो भाग है अधोग्रसनी या कंठग्रसनी, 2 भाग इसके हो गए। इसके बाद में जो दोनों भाग हैं इन्हीं भागों में, इनके बाद में यहाँ से आगे जो अगला जो भाग जो शुरू होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से ये मुखग्रसनी से, इसके बाद में तीसरा है मुखग्रसनी। मुखग्रसनी यानी कि नाक से जाने वाला भाग, मुख से जाने वाला भाग। मुख से जाने वाला भाग भी कहाँ जाके खुल रहा है, ग्रसनी के अंतर्गत जाके खुल रहा है। अब ग्रसनी से ये जाता हुआ है ना, मुख ग्रसनी से वायु ग्रसनी में होते हुए कहाँ जाएगी, घाटी ढक्कन की सहायता से ये वायु चली जाती है, स्वर यंत्र में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर ये स्वर यंत्र होता है इसका, यहाँ से वायु कहाँ गई, स्वर यंत्र के अंतर्गत चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वर यंत्र, चौथा जो अपना ऊपरी श्वसन तंत्र वाला जो भाग है, इस भाग में यदि हम बात करें स्वर यंत्र की, तो स्वर यंत्र एक ऐसा भाग होता है जिसके ऊपर एक कंपन पैदा होता है स्वर यंत्र वाले भाग में, जिसके माध्यम से हम लोग स्वर निकालते हैं, आवाज निकलती है। क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका कार्य है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अंतर्गत स्वर यंत्र में स्वर का ये एक तरीके से एक कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। तो स्वर यंत्र किसको जोड़ता है, स्वर यंत्र ये जोड़ता है कंठग्रसनी, स्वर यंत्र किसको जोड़ता है, कंठग्रसनी व श्वास नली को। स्वर यंत्र कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाला एक अंग होता है।
और इस अंग की जो संरचना होती है ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के बनता है। कितने प्रकार की उपास्थियों से? 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के इसकी रचना होती है। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर यंत्र का निर्माण कितने प्रकार की उपास्थियों से होता है? तो स्वर यंत्र का निर्माण 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के होता है। कंठग्रसनी, दूसरा प्रश्न बनता है कि ये कहां पर स्थित होता है स्वर यंत्र? तो कंठग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का ये कार्य करता है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस या स्वर यंत्र, एपिग्लॉटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकने का भी कार्य करता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष रचना पाई जाती है। ये स्वर यंत्र जो होता है इसमें स्वर रज्जु नामक विशेष रचना होती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष रचना पाई जाती है। इन रचनाओं के माध्यम से स्वर उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है। इनके बाद में अगला जो श्वसन तंत्र जो शुरू होता है वो होता है हमारा निचला श्वसन तंत्र। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका आती है। नासिका हमारा प्रथम श्वसन अंग का कार्य करता है। प्रथम श्वसन अंग का कार्य करते हुए इस नासिका के अंतर्गत छोटे छोटे महीन रोम पाए जाते हैं। इन रोमों का कारण, इन रोमों का जो कार्य होता है वो वायुमंडल में प्रसारित होने वाले धूल मिट्टी के कण और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को रोकने का होता है। उसके अलावा नासिका में श्लेष्मा का स्राव होता है और श्लेष्मा का जो स्राव होता है ये श्लेष्मा तरल पदार्थ होता है। एक तरीके से नासिका के अंतर्गत जो धूल मिट्टी के कणों को चिपका करके बाहर की ओर ही नासिका में रोक देता है, अर्थात हम इनको पक्षमाप कहा जाता है, छोटे छोटे रोम को। तो इनको इनके माध्यम से ये कार्य किया जाता है नासिका के माध्यम से। नासिका प्राथमिक श्वसन अंग का कार्य करता है क्योंकि प्राथमिक रूप से ही श्वसन की जो क्रिया की जाती है वो नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से की जाती है। दूसरा श्वसन अंग हम लोगों ने पढ़ा है मुख। मुख के अंतर्गत भी यह क्रिया होती है। मुख को द्वितीय श्वसन अंग का रूप दिया जाता है जिसके अंतर्गत ये मुख ग्रसनी में खुलता है। श्वसन क्रिया लेने के बाद में मानव के शरीर में जाती है। तीसरा था हम लोगों ने पढ़ा ग्रसनी, और ग्रसनी मूल रूप से 3 भागों में विभाजित होती है, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी। नासा ग्रसनी वाला जो भाग होता है वो नासिका से ग्रसनी पर आता है, मुख ग्रसनी वाला भाग भी ग्रसनी पर आता है और कंठ ग्रसनी वाला भाग भी ग्रसनी पर खुलता है। तो यहाँ से इनका जो श्वसन होता है वो स्वर यंत्र के माध्यम से, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लंग्स के अंतर्गत श्वसनिकाओं में होता हुआ चला जाता है। यहाँ के बाद में अगला है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है इस पर एक विशेष प्रकार के स्वर रज्जु पाए जाते हैं। कंठ ग्रसनी और श्वास नली के मध्य में ये उपस्थित होता है और ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के बनता है। दूसरा जो भाग है ये इसका पहला भाग था ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें हमने 4 पार्टों का अध्ययन किया। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र, और निचले श्वसन तंत्र में पहला जो टॉपिक आता है वो है श्वास नली। डियर स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख सकते हो श्वास नली ये यहाँ पर स्थित है स्वर यंत्र के ठीक नीचे। तो यहां से ऊपर वाला भाग तो हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र। यहां से स्वर यंत्र से ऊपरी वाला भाग कौन कौन से पार्ट आए इसमें? नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, ये 4 भाग इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र में पढ़े हमने। अब दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में हम अध्ययन करेंगे श्वास नली का, फेफड़े, श्वसनी, श्वसनिका का। तो इनका जब हम अध्ययन करेंगे तो इनमें पहला जो शुरुआत होती है, ठीक कहाँ है ये उपस्थित श्वास नली? स्वर यंत्र के ठीक नीचे उपस्थित होती है और इस पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले, ये सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। इनका एक मुख्य कारण होता है, यदि इसमें सी आकार के छल्ले ना हो तो ये श्वास नली क्या हो जाती है? चिपक जाएगी। श्वसन के दौरान जैसे हम श्वास लेंगे फैल जाती है और जैसे ही श्वसन निकालेंगे तो ये चिपक जाएगी, यदि सी आकार के छल्ले ना हो तो। इसलिए इसमें सी आकार के छल्ले आते हैं। इसका जो मूल कार्य होता है ये श्वास नली को चिपकने से रोकने का कार्य करती है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, श्वास नली के ऊपर सी आकार के छल्ले जो पाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है श्वास नली में श्वसन क्रिया के दौरान श्वास नली को चिपकने से रोकने का कार्य होता है श्वास नली के अंतर्गत। और इसका जो आकार होता है करीबन करीब 5 इंच लंबी नली होती है। ये इसकी जो लंबाई होती है वो समथिंग कितनी होती है? 5 इंच।
यानी कि श्वास नली की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 इंच, 5 इंच इसकी लंबाई पाई जाती है। और इसका जो निर्माण होता है वो कूट स्तरीय पक्षमाभि, कूट स्तरीय पक्षमाभि, पक्षमाभि, कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, इसके द्वारा ये ऊतक, ये रचना होती है उपकला ऊतक, इस पर इसके आधार पर पाई जाती है। अब मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, श्वास नली जो होती है इसका सामान्यतः आकार जो होता है वो 5 इंच का होता है, ये स्वरयंत्र के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका निर्माण जो होता है वो कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम किसके द्वारा ये निर्मित है, तो ये कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा निर्मित होती है। कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला ऊतक के माध्यम से ये निर्मित होती है। इसकी उपास्थि का रूपांतरण होता है, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसका सामान्यतः जो लंबाई होती है वो 5 इंच के समथिंग होती है, 5 इंच के लगभग होती है। ये सदैव इनका जो छल्ले का जो कार्य होता है सदैव इसको खुला रखने का कार्य करते हैं, चिपकने से रोकती है। जो मैंने अभी बताया कि सी आकार के छल्ले का कार्य क्या होता है, वक्ष गुहा में मुख्य रूप से पहुंचकर श्वास नली दाहिनी और बाहिनी 2 भागों में बढ़ जाती है। और ये श्वास नली कहां चली जाती है, वक्ष गुहा वाला ये भाग चेस्ट वाले हिस्से में जाके 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसा हम देख सकते हैं यहां से श्वास नली चली है और यहां पे आके 1 भाग और 1 2, ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इन विभाजित होने वाले भागों को क्या कहा जाता है, श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकी कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें वो आता है श्वसनी का। श्वसनी श्वास नली के अंत में दाईं और बाईं दोनों भागों में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी जाकर के फेफड़ों में जाकर द्वितीयक श्वसनी के रूप में विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये दोनों जो भाग हैं श्वसनी और श्वसनिका, इनमें हम लोग देखेंगे श्वास नली वक्ष स्थल में जाने के बाद में 2 भागों में विभाजित हो जाती है, पहला भाग और दूसरा भाग। इन दोनों भागों को श्वसनी कहते हैं। ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, श्वसनी कहलाते हैं। ये प्राथमिक श्वसनी जाकर के फेफड़े में जाकर के समाहित हो जाती है और फेफड़ों में जाने के उपरांत ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इनका जो भाग होता है 2 भागों में विभाजित होने वाला, ये द्वितीयक श्वसनी का रूप ले लेता है और द्वितीयक श्वसनी और कई भागों में विभाजित होती चली जाती है। तो इनका जो विभाजन होगा, ये विभाजन होने के बाद में इनको श्वसनिका कहा जाता है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं फेफड़ों के अंतर्गत जाके, और ये फेफड़ों के जाने के बाद में इनके अंतिम छोर पर कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये जो भाग है इनका जो अंतिम छोर है श्वसनिकाओं का, इन श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर ये जो रचनाएं होती हैं ये कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं का जो कार्य होगा, इन कूपिकाओं का कार्य क्या है, जैसे ही हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन ग्रहण करते हैं तो श्वसन ग्रहण करने के दौरान जैसे ही श्वसन क्रिया अंदर की ओर जाती है तो ये कूपिकाएं सतही धरातल प्रदान करने का कार्य करेंगी और फैल जाती हैं। फैलने के उपरांत वक्षस्थल फैल जाता है और जैसे ही श्वसन क्रिया, जैसे श्वसन बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के दौरान ये श्वसन क्रिया के दौरान फिर से सिकुड़ जाती हैं। तो श्वसन क्रिया में ये कूपिकाएं पाई जाती हैं। जो इनका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। कूपिकाओं का कार्य क्या है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान या विनिमय, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इनके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो है फेफड़े, जिसके अंतर्गत फेफड़े के अंतर्गत ये श्वसनी और श्वसनिका और कूपिकाएं फैली हुई होती हैं। इनका जो अगला पार्ट आता है वो आता है फेफड़े वाला भाग, लंग्स। और मनुष्य के शरीर में लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ये वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में उपस्थित होते हैं। फेफड़े जो होते हैं ये मानव की असंख्य कूपिकाएं, रक्तवाहिनी, लसिका, लचीले तंतु, झिल्लियों, कोशिकाओं आदि से इनका निर्माण होता है।
इनके अलावा फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ा दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है, यानी कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है। दाहिना भाग यानी इस भाग में, राइट साइड वाला जो फेफड़ा होता है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है, यानी बाएं फेफड़े की लंबाई ज्यादा होती है और दाहिना फेफड़े की लंबाई कम होती है। पुरुषों में फेफड़े जो होते हैं अत्यधिक थोड़े से भारी होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा। इनमें फेफड़े जो होते हैं ये स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं और करीब 30 मिलियन कूपिकाएं इनका निर्माण करती हैं। कूपिका में सल्की उपकला पंक्तियां पाई जाती हैं। इनके बाद में अगला जो एट लास्ट आता है वो आता है मध्यपट या डायफ्राम। श्वसन क्रिया में तीसरा जो भाग है इसका मानव श्वसन तंत्र का वो है मध्यपट या डायफ्राम। और मध्यपट या डायफ्राम जो होता है ये फेफड़ों में गैसों के विनिमय या आदान प्रदान करने की क्रिया को प्रेरित करता है। मुख्य रूप से श्वसन में मध्यपट या डायफ्राम जो होता है ये कंकाल पेशी से बनी हुई पतली चादरनुमा, यानी कि मध्यपट या डायफ्राम ये वाला भाग ये कंकाल पेशी का बना होता है। कंकाल पेशी की चादरनुमा संरचना होती है, चादरनुमा संरचना होती है, चादरनुमा संरचना होती है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। अपना जो वक्षस्थल होता है यहाँ से डायफ्राम इसके ऊपर की सतह को ये घेरे हुए रखने का कार्य करती है। जैसे हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं तो डायफ्राम एकदम फैल जाता है और जैसे निकाला जाता है तो ये सिकुड़ने की कंडीशन में आ जाता है। फेफड़ों के अंदर इसकी शिथिलता पाई जाती है। इनके अब मुख्य रूप से श्वसन क्रिया में जो हम लोगों ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय देखा है, अब प्रश्न ये उठता है कि जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की गई तो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निर्मित होती है। मैं डियर स्टूडेंट एक टॉपिक ये और क्लियर कर देता हूं इसके साथ में अभी कि मनुष्य जब वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद में ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंतर्गत जाती है और लंग्स में जाने के उपरांत शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचा देता है। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ये रुधिर में पहुंचाने का कार्य करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे रुधिर में आ जाती है। अब रुधिर में ऑलरेडी पहले से क्या होता है, ग्लूकोज होता है। रुधिर में ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज होता है तो ये जैसे जाएगी इसमें ग्लूकोज के साथ में समाहित होगी। समाहित होने के बाद में इससे एक तो ऊर्जा निकलती है, उसके बाद में इससे CO2 का क्या होता है, निष्कासन होता है। अब ऊर्जा का तो जीवों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कार्य काम में ले ली जाती है। ऊर्जा जीवों के माध्यम से काम में ले ली जाती है, अर्थात ऊर्जा हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो सीधा सा यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग श्वसन क्रिया हमको आवश्यकता क्यों है। तो जीवों को श्वसन के दौरान ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के अंतर्गत रुधिर में ऑक्सीजन हम लोगों ने ग्रहण की, ये ऑक्सीजन पूरे श्वसन तंत्र में जाने के उपरांत लंग से हमारे रुधिर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। रुधिर से विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। फिर ये जो रुधिर में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। ऊर्जा का जीवों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह अपशिष्ट उत्सर्जी के रूप में मनुष्य के द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरा मानव का श्वसन तंत्र हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद में इसी से संबंधित एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है और वो है मानव के अंतर्गत श्वसन क्रिया विज्ञान। मनुष्य में श्वसन क्रिया विज्ञान क्या होता है कि एक ऐसी गैस की प्रक्रिया जिसमें जीवों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक बाह्य रूप से एक्सटर्नल और दूसरा आंतरिक रूप से इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टम और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि बाह्य श्वसन प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है और आंतरिक श्वसन प्रक्रिया क्या है। तो जीवों के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह आंतरिक श्वसन कहलाता है, आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया में आता है। और जीवों के द्वारा गैसों को यदि हम लोगों ने काम में लिया और लेने के उपरांत शरीर के द्वारा निष्कासित कर दिया अपशिष्ट के तौर पर तो वो बाह्य श्वसन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
यहां से आगे का मानव के तंत्र में जो अगला जो टॉपिक हम जो शुरू करेंगे चौथे पार्ट में, वो टॉपिक अपना शुरू होगा अगला रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद।